नमस्कार। स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और मैं आप सभी के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जिसका लास्ट वीडियो हमारी सीरीज ये कल से स्टार्ट हुई है, जिसका लास्ट वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। और इस सीरीज का उद्देश्य है आप सभी के इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करना। इसके अलावा बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। ओके, सो लास्ट वीडियो हम लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज का किया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमारी आज की इस वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। पर्यावरण से संबंधित कुछ कानून, कुछ अधिनियम ऐसे रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं। और इनमें से कई ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत ही फेवरेट, अगर यूपीएससी के लिहाज से देखें तो यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 20 में क्वेश्चन पूछा गया, 22 में 2 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ इस अकेले इस एक्ट से। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे एक एग्जांपल, एक एक्ट है। इसी तरह से हम लोग एनवायरमेंट जो एक्ट पढ़ते हैं, वाटर प्रिवेंशन, पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सारे एक्ट्स हम लोग जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो हमारी इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। तो ये इस सीरीज का इंपॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम में पार्ट 1 है ना। और हम सारे एक्ट्स को जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम पार्ट वाइज कन्वर्ट करके आराम से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन सेंटर स्टडी IQ IAS का ओपन हो चुका है। और अगर आप इसके कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं P2I बैच में, तो यहां पर एक स्पेशल ऑफर है कि P2I बैच के साथ UPPSC का फाउंडेशन बैच भी आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप UPPCS इन सब की तैयारियां भी कर सकते हैं। आप स्पेशल डिस्काउंट के लिए मेरा कोड डिवाइस लाइव यूज कर सकते हैं और इसका जो इस समय इफेक्टिव प्राइस है वो आपका 60,000 के अप्रॉक्स हो जाएगा, 59,999 में हो जाएगा। ठीक है, तो ताशकंद मार्ग सिविल लाइंस प्रयागराज में आप जरूर विजिट कीजिए। अगर आप अपनी फैकल्टी से लाइव इंटरेक्ट होना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं और अपने डाउट सेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे सेंटर प्रयागराज विजिट करिए। ओके, सो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पर्यावरण से संबंधित जो कानून हैं, अगर इनको हम समझें तो समझने से पहले भारत में आजादी के बाद पर्यावरण के कानून से संबंधित क्या इतिहास रहा है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मतलब एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, जिसके बाद हम लोग अपनी क्लास को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेनी चाहिए। हिस्ट्री समझने में सबसे पहली चीज यह है कि वैसे तो 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली, उसके बाद से ज्यादातर भारत में जो ध्यान था वो जो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे भूखमरी, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, ये सब हमारे मेजर एरियाज थे जहां हमने फोकस किया। तो सबसे पहले तो हम भूखे पेट थे, तो हमें भोजन चाहिए था, बिकॉज इतनी सारी फैमाइंस, इतनी सारी भूखमरी भारत में आती थी। लगभग हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से में भारत के कोई ना कोई हिस्सा भूखमरी का शिकार हो जाता था। तो पहली चीज तो हमारी थी, जो डायर नेसेसिटी थी हमारी, वो थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना। लेकिन इसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने बहुत सारा इन्वायरमेंटल लॉस भी किया। इसी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को बढ़ाते बढ़ाते हमने बहुत सारे जंगल भी काटे, हमने बहुत सारे मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट बनाए, रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए। इनके चक्कर में बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट का लॉस हुआ। इंडस्ट्रीज डेवलप करी क्योंकि हमको अब अपना विकास करना था। तो धीरे धीरे करके इस विकास के चक्कर में पर्यावरण का बहुत नुकसान हुआ। तो वर्ल्ड वाइड भी हमने देखा कि जिस समय 1947 में भारत को आजादी मिली, उससे 1-2 साल पहले ही जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्सिक्वेंसेज अब लोगों को दिखने लगे थे कि दुनिया में कितनी तबाही मची, पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। तो इन्वायरमेंट के फील्ड में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली सबसे पहला एक धमाका, जिसको आप बोल सकते हैं, एक ब्लास्ट बोल सकते हैं, रेचल कार्लसन नाम के एक व्यक्ति हैं रहे हैं
सॉरी, रैचल कार्लसन। ये जो रैचल कार्लसन थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था साइलेंट स्प्रिंग्स। साइलेंट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग का मतलब बसंत है ना, तो साइलेंट स्प्रिंग नाम की किताब लिखी। इस किताब का उद्देश्य क्या था, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो यह किताब एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर ही लिखी गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से कितना प्रकृति को नुकसान हुआ, बेसिकली इस किताब में वो रखा गया था। इवन ये भी फोकस नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कितना नुकसान हुआ, बट वर्ल्ड वॉर 2 में एक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया था बहुत ज्यादा, जिसका नाम था डीडीटी। डीडीटी का इस्तेमाल की वजह से प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा, वो रैचल कार्लसन ने अपनी इस साइलेंट स्प्रिंग्स नामक बुक में लिखा। काफी बाद लिखा वर्ल्ड वॉर 2 के, जब उसके इफेक्ट लोगों को दिखने लगे कि भाई इस अकेले डीडीटी ने कितना नुकसान किया है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है, तो ये किताब का नाम कई बार आपसे पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में। रैचल कार्लसन इसके राइटर हैं। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग का इस बुक का संबंध आपका पर्यावरण से है, और इसमें रैचल कार्लसन ने वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुए जो जर्मन सैनिक जो थे, सॉरी, ये जो आपके यूएसए के जो सोल्जर्स थे, इन्होंने इस डीडीटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था जंगलों को साफ करने में, खरपतवार जो होता है, घास और इन सब के इस्तेमाल को रोकने के लिए, मच्छर मलेरिया वगैरह को मारने के लिए। तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, और जो स्प्रिंग थी वो साइलेंट हो गई। उस समय देखा गया कि इसका इतना प्रभाव था कि फूल जो थे वो निकलने बंद हो गए थे पेड़ों से। तो यहां से बेसिकली एक इन्वायरमेंटल, जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ाई रैचल कार्लसन की बुक ने। बहुत ज्यादा चर्चा में रही है ये बुक, और इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी बढ़ी, तो धीरे धीरे करके 1960s में ये बुक आई थी, और उसके बाद 70s में जब हम आए तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट बहुत जोर पकड़ चुके थे धीरे धीरे करके। ऐसा ही एक 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका आप जिक्र यहां पे है। 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, और ये कॉन्फ्रेंस थी जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इसका फुल नेम है, वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो 1972 में हुआ, स्टॉकहोम में हुआ था, इसलिए इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। इसने वर्ल्ड वाइड लोगों का बहुत ध्यान खींचा पर्यावरण के मुद्दों के ऊपर। इसी समय 1972 में ही क्लब ऑफ रोम ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उस रिपोर्ट का नाम था, टाइटल था लिमिट्स टू ग्रोथ। यह रिपोर्ट जो है क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश करी थी। क्लब ऑफ रोम, और इस रिपोर्ट ने भी, ये रिपोर्ट जो थी, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नींव माना जाता है इस रिपोर्ट को, कि इस रिपोर्ट ने ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दी, बहुत ज्यादा उजागर कर दी कि हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, ये ग्रोथ जो है ये हैफाजार्डस नहीं होनी चाहिए, ये प्लान्ड तरीके से होनी चाहिए, ये सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। तो ये जो मूवमेंट आपको धीरे धीरे बनता हुआ एक दिख रहा है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, जो सेंसिटिविटी लोगों की बढ़ रही है, वो इन्हीं कॉन्फ्रेंस की वजह से, इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से, इन्हीं बुक्स की वजह से धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में बढ़ती हुई आपको दिखेगी। हम लोग अभी सीक्वेंस समझ रहे हैं कि कैसे एनवायरमेंटल मूवमेंट जनरेट हुए होंगे, ठीक है ना, कैसे लोगों के प्रति जागरूकता, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी होगी। तो जैसे हमने बताया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसके बाद ये रोम, क्लब ऑफ रोम जो है, इन्होंने लिमिट्स टू ग्रोथ वाली जो रिपोर्ट पब्लिश हुई, इस तरह से हुआ। खैर, ये सब चीजें तो थी। भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा? हम लोग अभी तो अपनी ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह की बात कर रहे हैं। इंडिया में तो ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा है कि भाई जय जवान जय किसान का नारा चल रहा है, कि एक तो वो जवान जिसने बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करी, क्योंकि 1962 में चाइना के साथ हमने वॉर किया और 65 में हमने पाकिस्तान के साथ वॉर किया। तो उस समय दो ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो वो किसान जो हमारी भूखमरी को दूर कर सकता है, दूसरा वो जवान जो हमारी रक्षा कर सकता है हमारे एनिमीज से। तो लाल बहादुर शास्त्री ने उसी के बाद से आप कह सकते हैं कि नारा दिया गया जय जवान जय किसान का, और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ग्रीन रिवोल्यूशन के शुरुआत से हमने ये तो कर लिया कि हम फूड के मामले में पहले सेल्फ सफिशिएंट बन गए, आज तो हम नेट जो है एक्सपोर्टर हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट धीरे धीरे बनने लगे। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है,
ये हमारा संविधान संशोधन हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार में लाई 1976 में। हालांकि इस एक्ट ने बहुत सारे संवैधानिक संशोधन किए, बट इन्वायरमेंट के लिहाज से इसमें आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A का सब क्लॉज जो जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब जोड़े गए तो इन्होंने, ये एक्चुअली इंस्पायर्ड थे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ही। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने इतनी जागरूकता बढ़ा दी थी कि जब इंदिरा गांधी जी ने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, अमेंडमेंट लेकर के आई, तो उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड क्लॉज भी उन्होंने संशोधित किए और कुछ नए क्लॉज को उन्होंने संविधान में जोड़ा, जैसे 48A जो स्टेट को यह गाइडलाइन देता है, स्टेट को गाइड करता है कि भाई आप एनवायरमेंट को लेकर के, एनवायरमेंट की चीजों को लेकर के आप सजग रहेंगे और इनको प्रोटेक्ट करने में आप अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये स्टेट को डायरेक्ट करता है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। मतलब ये स्टेट को बोलता है कि भाई आप पर्यावरण की चीजों को लेकर के संवेदनशील रहेंगे। इसके बाद इसी तरह से आर्टिकल 51AG, अब आप समझ रहे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो 51A जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है हमारी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी उन्होंने ये आर्टिकल जोड़ दिया कि भाई न सिर्फ सरकार का ये दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करे, बल्कि लोगों का भी ये दायित्व है, उनकी भी ड्यूटी है कि वो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करें। तो देख रहे हैं आप धीरे धीरे कैसे इंडिया में भी ये मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। सरकार कानून लेकर के आ रही है इसको लेकर के कि भाई धीरे धीरे करके ही सही, बट हम लोग एनवायरनमेंट को लेकर के एक सजगता अपने लिए बनाए। ये तो खैर 1976 में आया, पर इससे पहले जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसी से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसको पहला पिलर माना जाता है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में लेकर के। भारत की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 का, वो पहला पिलर माना जाता है भारत में एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज को जोर पकड़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे फिर उसके बाद 1980 में, अब देखिए कैसे कैसे ये प्रोग्रेस हो रहा है, ये चीजें कैसे कैसे वृद्धि कर रही हैं। 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट बनाया भारत सरकार ने। अभी तक 1980 तक कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1980 में पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट भारत सरकार बना रही है। सॉरी। इसके बाद फिर 1984 में, यानी इसके 4 साल बाद, पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बनाई गई, और इसी में फॉरेस्ट वाला सेक्शन भी जोड़ दिया गया, यानी ये हो गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये 1984 की बात है। उसके बाद 1984 से लेकर के 2014 तक ये एज अ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ही रहा, लेकिन 2014 में फिर से वापस से इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया, MOEFCC कर दिया गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि वापस से अब क्लाइमेट चेंज का मुद्दा बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा था, तो मिनिस्ट्री का नाम बदल के हो गया MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे हिस्टोरिकली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो है, उसमें हम जो एक्ट्स वाला ये वीडियो है हमारा, तो इसमें कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस कर रहे हैं ये हमने देखा इसमें। ठीक है, इसके बाद फिर इस एक्ट के आने के बाद करीब करीब 12 साल के बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है भारत में, जिसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1984 में हुई, दिसंबर का महीना था, सर्दियों की रात थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL की फैक्ट्री थी। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, UCIL की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब जो यूनियन कार्बाइड है ना, इसमें ये अमेरिकन कंपनी है एक। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी है। इंडिया लिमिटेड एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके इसने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी खोली। इस कंपनी का उद्देश्य क्या था, क्या प्रोडक्शन होता था यहां पर? तो यहां पर पेस्टिसाइड बनता था। ठीक है, पेस्टिसाइड बनता था यहां पर, बट इसमें जो गैस यूज की जाती थी जो उस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट था MIC गैस, मेथिल आइसोसाइनेट। इस गैस का नाम था मेथिल आइसोसाइनेट। अब ये जो मेथिल आइसोसाइनेट गैस थी ना,
एक्चुअली इसी का जो गैस का चैम्बर था, इसी में प्रेशर की एक्टिविटीज चेंज होने की वजह से प्रेशर कम हो गया था इस गैस के चैम्बर में, तो जिसकी वजह से गैस बाहर नहीं आ पा रही थी, प्रेशर बढ़ाया गया। तो इसी वजह से कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उस गैस में लीकेज स्टार्ट हो गया। रात में लीकेज इतना ज्यादा हुआ कि गवर्नमेंट अभी तक किसी एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकी है, एक सहमति में नहीं पहुंच सकी है कि कितने लोग मरे इसमें। ठीक है, भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि 2800 लोगों की डेथ हुई। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि भाई हमने 3500 से ज्यादा मृतकों को कंपनसेशन दिया। आप समझिए सरकार के आंकड़ों में कितना डिफरेंस है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 8000 से भी ज्यादा लोग इस एक अकेले भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से मरे थे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा था। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और इसकी वजह से फिर इसके 2 साल के अंदर अंदर भारत सरकार को एक एक्ट लाना पड़ा। कौन सा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अभी तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, इसके बाद भारत सरकार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आई, और जो 1986 में आया, 1986 में आया। तो इस तरह से कुछ ब्रीफ ये हिस्ट्री रही एनवायरनमेंट की, भारत के और विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमने देखी इसको। हालांकि हम वर्ल्ड की जो एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं उनको एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। इंडिया के भी जो एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं उनको भी हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे चिपको आंदोलन है, एपिको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट है, इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट आपके हुए हैं। साइलेंट वैलीज जो मूवमेंट वगैरह हुए हैं, ये सब हम एक अलग से वीडियो बना करके उनको कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम एक्ट्स वाले चैप्टर में आगे प्रोसीड करते हैं और अपनी क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। तो इसमें आज सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन जाता है ये, क्योंकि यूपीएससी का बड़ा इंटरेस्ट रहा है इस एक्ट में। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनवायरनमेंट का उठा करके देखेंगे, 2017 में क्वेश्चन आया, इसके बाद 18 में क्वेश्चन आया, 20 में क्वेश्चन आया, 22 में 2 क्वेश्चन आए। आप समझिए छोटा सा एक्ट से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं अभी आप समझेंगे कि ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है इसमें 1-1.5 साल पहले। ठीक है, इसलिए और ज्यादा चर्चा में आ गया ये एक्ट, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये एक्ट बेसिकली क्या क्या पावर्स देता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्यों लाई इस एक्ट को? गवर्नमेंट बेसिकली इस एक्ट को इसलिए लाई क्योंकि जो वन्य जीव था उसका संरक्षण किया जा सके। हमने आपको बताया ना कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। हमने आपको क्लब ऑफ रोम के बारे में बताया, उनकी रिपोर्ट जो लिमिट्स टू ग्रोथ वाली थी। इसके बाद हमने आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। इस तरह के सॉरी इस तरह के मूवमेंट जो है ये चलने लगे थे और बहुत ज्यादा पेस ये गेन करने लगे थे वर्ल्ड वाइड। तो अभी इन्वायरमेंट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, सरकार ने ये लेकर के आई वन्य जीव और वन्य संपत्तियों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या रहा है, इसको शॉर्ट में पॉइंट फॉर्मेट में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान करता है। यानी स्टेट वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड्स हैं, एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, वो इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से पावर गेन करते हैं। जैसे कोई बोर्ड बनाया जाता है, कोई ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, या कोई भी बॉडी बनाई जाती है ना, तो उसको पावर कहां से मिल रही है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी इसमें इंटरेस्टेड होती है। यूपी पीसीएस जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं ये बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इसमें कि भाई ये पर्टिकुलर बॉडी जो है ये पावर किस एक्ट से ले रही है, किस एक्ट से इसको पावर मिल रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड जो है ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से ही पावर लेते हैं। अब इस एक्ट में है क्या, तो इस एक्ट में कुछ बहुत ही कॉमन सी चीजों की डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है। जैसे हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट की डेफिनेशन आपको यहां पर मिल जाएगी कि निवास स्थान जो होता है वो होता क्या है, एक्चुअली क्या डिफाइन करेगी गवर्नमेंट अगर हैबिटेट के बारे में कुछ आता है। इसी तरह से हंटिंग को भी डिफाइन किया गया है। इसी तरह से जू जो चिड़ियाघर होता है, वो चिड़ियाघर की क्या डेफिनेशन है वो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मिल जाएगी। सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, रिजर्व्स क्या होते हैं, इन सब की डेफिनेशन आपको इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है ये सेंचुरीज और नेशनल पार्क के एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता भी पुख्ता करता है। यानी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन दोनों को अथॉरिटी और पावर देता है कि दे कैन एस्टैब्लिश सेंचुरीज वाइल्ड एंड नेशनल पार्क्स, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क स्टैब्लिश करने की पावर देता है। यानी एक स्टेट गवर्नमेंट भी ये कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाय नोटिफिकेशन ये चीज कर सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर मैनेजमेंट ऑफ जूज, जो चिड़ियाघर है जिनको रिकॉग्निशन इसने प्रोवाइड किया हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, उन चिड़ियाघरों का, उन जूज का मैनेजमेंट भी इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद फिर इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जुडिशियल पेनाल्टीज भी हैं अगर आप इस एक्ट का वायलेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसी क्लास में। उस शेड्यूल के किसी एक पर्टिकुलर शेड्यूल में कोई जानवर को रखा गया है और यह बता दिया इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने कि भाई इसकी संख्या बहुत कम है और यह संरक्षित जानवर है, यानी इसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। वैसे तो जितने वाइल्ड लाइफ हैं, वाइल्ड लाइफ जीव जंतु हैं, वो सब प्रॉपर्टी मानी जाती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी। ठीक है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा है इस पे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं। ठीक है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। वैसे तो वाइल्ड लाइफ जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी में से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बक है जिसको सलमान खान ने गोली मार दी थी, है ना, राजस्थान में। तो ब्लैक बक का शिकार करने के लिए सलमान खान को जेल जाना पड़ा, पेनाल्टी ऊपर से देनी पड़ी, क्योंकि ब्लैक बक जो है ये इंडेंजर्ड शेड्यूल 1 का हिस्सा था उस समय। ठीक है, अभी भी है। तो शेड्यूल 1 का हिस्सा कि अगर किसी जानवर को आप मारते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको शेड्यूल 1 में रखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, अगर आप उसका शिकार करते हैं, इलीगल हंटिंग करते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है, आपको सजा भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर आप इस एक्ट का वायलेशन करते हैं तो जुडिशियल पेनाल्टी आपको पड़ेगी, और इसके साथ साथ सजा का भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। अगली चीज देखते हैं और क्या क्या है इस एक्ट में। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति कर सकती है। अब ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि एनवायरमेंट या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज में परमिट प्रोवाइड करना। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, अगर कोई जानवर ऐसा हो गया है जिसको वर्मिन घोषित करना है, कि मतलब वर्मिन है वो, सपोज करो कि किसी भी स्टेट के किसी एक क्षेत्र में मान लो चूहों ने बहुत ज्यादा अटैक कर दिया, चूहों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब वो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास ये पावर है कि वो चूहे को, चूंकि एक वर्मिन एनिमल है, वर्मिन जानवर है, तो उसको वो अथॉरिटी दे सकता है कि भाई ठीक है, चूहे का शिकार करने पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है इसको कई सारी पावर्स दी जाती हैं। इसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही प्रोविजन फॉर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का भी प्रावधान जो है, ये कई सारे बोर्ड्स हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से इसी में, कि कई सारे बोर्ड्स हैं जो अपनी पावर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही लेते हैं। जैसे इनमें से एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से एनटीसीए का नाम आपने बहुत सुना होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत चर्चा में रहती है, टाइगर सेंसस कराती है। इस अथॉरिटी का सोल पर्पस यह है कि इंडिया में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उनकी निगरानी करना, उनको संरक्षण प्रदान करना, उनके विषय में कानून बनाना, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के किसी हिस्से को टाइगर रिजर्व घोषित करना, यह सब इसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का काम है। ठीक है, इसके बाद फिर है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यह भी इसी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। यह क्वेश्चन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसको किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दैट्स वाई मैंने समराइज करके एक जगह पर इनको लिख दिया है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही पावर प्राप्त करता है, इसी के अंतर्गत इसका भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, इसको भी बनाया गया था। इसके बाद बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन नोटिफाई नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसा कि हमने आपको बताया है कि दोनों ही
गवर्नमेंट्स को पावर मिली है, वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिमार्केट कर सकती हैं, या आप कह सकते हैं कि नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकती है, जैसे कई सारे स्टेट्स बनाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश ने कभी बना दी, कभी मध्य प्रदेश ने बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी नोटिफाई कर देता है। तो इस तरह की चीजें ये एक्ट पावर देता है दोनों ही गवर्नमेंट्स को। ठीक है, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब देखिए इस एक्ट में कुछ बहुत ही खास बातें हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे इस एक्ट के अंतर्गत हमने बताया ना कि कई सारे स्केड्यूल्स बनाए गए हैं। वो स्केड्यूल इसलिए बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन किस डिग्री का मिला हुआ है, किस हद तक किसी जीव को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, यह डिफाइन हो सके। क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, बहुत ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उनकी पॉपुलेशन बस 500 बची है, 1000 बची है, या 1000 से कम बची, 1000 से 2000 के बीच में बची, इस तरह हो सकता है। कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जो लाखों में हैं। तो हर जीव को एक ही कैटेगरी में तो नहीं रख सकते हम। जब सबकी नीड्स अलग अलग है, सबको अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए अलग अलग तरह के स्केड्यूल्स बनाए गए हैं। अब बात है वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ में सिर्फ एनिमल्स नहीं आएंगे, इसमें प्लांट्स भी आएंगे। इसीलिए वाइल्ड लाइफ में शेड्यूल्स जो बनाए गए हैं उनमें प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो आइए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बने हुए इन शेड्यूल्स को समझ लेते हैं। तो पहले हमको यह समझना होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 6 शेड्यूल बनाए गए थे। हालांकि अभी 6 शेड्यूल नहीं है, क्योंकि रिसेंट में 2 साल पहले इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, तो अब शेड्यूल की नंबर को घटा करके 4 कर दिया गया है। ठीक है, फिलहाल हम पहले अभी इन सारे 6 शेड्यूल्स को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे वो 4 शेड्यूल में क्या क्या किया गया। इनको समझ जाएंगे तो आप उनको भी समझ जाएंगे इजीली। देखिए शेड्यूल 1 जो है हमारा, इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा गया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा गया है। और शेड्यूल 1 में जितने भी स्पीसीज शामिल हैं उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। सबसे ज्यादा संरक्षण, सबसे ज्यादा सुरक्षा शेड्यूल 1 के एनिमल्स को दिया गया है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हमने आपको बताया ना ब्लैक बक, इसका ये बहुत फेमस हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई प्रोफाइल केस ऑफ सलमान खान। ठीक है, इसके बाद जैसे स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड को भी इंडेंजर्ड और शेड्यूल 1 का एनिमल रखा गया है। सेम कैटेगरी जो ब्लैक बक के साथ है वही चीजें इसके साथ भी अप्लाई होती हैं। इसी तरह से हिमालयन जो ब्राउन बियर है इसको भी रखा गया है। हिमालय में आपको ब्राउन बियर भी मिल जाएगा, हिमालय में आपको ब्लैक बियर भी मिल जाएगा। तो ब्लैक बियर को अलग कैटेगरी में रखा गया, ब्राउन बियर को अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और इस शेड्यूल 1 के जानवर या वाइल्ड लाइफ को अगर आप वायलेशन करते हैं, कोई प्रतिक्रिया ऐसी करते हैं आप कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए, तो बहुत ही ज्यादा हार्श पेनाल्टीज हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। इसके बाद फिर सॉरी इसके बाद फिर बात करते हैं शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 में क्या क्या है? शेड्यूल 2 जो है इसमें हाई प्रोटेक्शन दिया गया है, बट हाईएस्ट प्रोटेक्शन नहीं है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन आपको शेड्यूल 1 में दिया गया है। इसमें भी कई सारे ऐसे जीवों को रखा गया है जिनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, बट इनका प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 के जानवरों के प्रोटेक्शन से थोड़ा सा कम है। जैसे इसमें आपका एसमीज मैकॉक आता है। ये मैकॉक है, मैकॉक बंदर जो आपका रीसस मैकॉक जिसको हम बोल देते हैं, ये रीसस मैकॉक की स्पीसीज है। असमीज मैकॉक को इसमें शामिल किया गया है। हिमालयन ब्लैक बियर, अभी हमने ब्राउन बियर आपको दिखाया था, हिमालयन ब्लैक बियर को भी इसमें शामिल किया गया है। इंडियन जो कोबरा है, इंडियन कोबरा जो है इसको भी शामिल किया गया है किसमें? शेड्यूल 2 में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शेड्यूल 3 की। अब देखिए शेड्यूल 3 में क्या है, तो शेड्यूल 3 में भी ये आप सीक्वेंस वाइज को समझिए। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, उससे कम प्रोटेक्शन इसमें, फिर उससे कम शेड्यूल 3 में। तो शेड्यूल 3 में इन ऊपर वाले दोनों शेड्यूल के कंपैरिजन में और कम प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें स्पीसीज जो है आर नॉट इंडेंजर्ड आर इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 3 एंड 4। अब शेड्यूल 3 और 4 में वो स्पीसीज इंक्लूड की गई हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है एंटी हो, एंटी मतलब नियर थ्रेटेंड हो, या इस तरह का कोई उनको एलिगेशन या उनको अवार्ड दिया गया हो, बट
वो इंडेंजर्ड नहीं है, यानी शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के जो एनिमल्स हैं दे आर नॉट endangered but still they get some kind of protection from the government of India or from the wildlife protection act. ठीक है, अब इसमें जैसे फ्लेमिंगो है, जैसे हेयर्स जो होते हैं, इसके बाद फैल्कन वगैरह, किंगफिशर, जैसे किंगफिशर आप देख रहे होंगे, ये सबको शेड्यूल 3 और 4 में रखा गया है. इनको शेड्यूल 1 और 2 के कंपैरिजन में लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है. ठीक है, अब हम बात करते हैं शेड्यूल 5 की. बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये. शेड्यूल 5 में बेसिकली उन जानवरों को रखा जाता है जिनको वर्मिन घोषित किया गया. वर्मिन का मतलब कोई भी ऐसे छोटे जानवर जो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं ह्यूमन एनवायरमेंट को. ह्यूमन एनवायरमेंट इन द सेंस कि जैसे आपने किसी किसान ने कोई फसल बो दी, अब बंदरों का बहुत आतंक हो गया है वहां पर, फसल या फिर जो प्लांटेशन किया गया उसको बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में बंदर को स्टेट गवर्नमेंट एक रिकमेंडेशन भेज सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई हमारे स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा हो गया है, तो प्लीज आप इसको वर्मिन एनिमल घोषित करिए ताकि इनकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकें. यहां ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट वर्मिन नहीं करेगी घोषित. कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. स्टेट गवर्नमेंट कैन रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि इस जानवर ने बहुत नुकसान किया हुआ है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बर्बाद कर रहा है, प्लीज आप इसको वर्मिन घोषित करें. यही किया था हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने. हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया था, बंदरों का बड़ा आतंक था, तो वहां पर जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे. फलों की जो बागान है, बगीचे हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान बंदर पहुंचा रहे थे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड हो गई थी. तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह मैसेज दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंदर को 1 साल के लिए एक पर्टिकुलर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां पर वर्मिन एनिमल की लिस्ट में डाल दिया. वर्मिन का मतलब शेड्यूल नंबर 5 में डाल दिया. इट मींस इसका आप क्या होगा, शेड्यूल नंबर 5 के जो एनिमल्स हैं इनको आप हंट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इनको आप हंट कर सकते हैं. बट मैंने बताया था पहले ही आपको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिट के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता. इट मींस कि ऐसा नहीं कि इसका वर्मिन है तो आप मारते ही चले जाएं उनको, ऐसा नहीं है. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये सुनिश्चित करेगा कि इसमें कभी कभी गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है कि भाई कुछ लोग ही मार सकते हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उनको वर्मिन एनिमल को मारने का एक तरह से टेंडर दिया जाएगा. तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति मारना स्टार्ट कर दे. ठीक है ना, क्योंकि मारने के बाद प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा कि उनको एक स्पेसिफाइड जगह पे दफनाया जाए या जला दिया जाए या कुछ भी उनका ट्रीटमेंट किया जाए. ऐसा नहीं कि आपने मार दिया, किल करके फेंक दिया. तो बहुत ही तरीके से सारे काम होते हैं. तो अब इसमें एक चीज और देखनी है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है कि अगर कोई शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 का एनिमल है या शेड्यूल 3, 4 का एनिमल है तो क्या गवर्नमेंट उसको वर्मिन घोषित कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती. उसको वर्मिन करने के लिए उनका शेड्यूल पहले तो डिक्रीज करना पड़ेगा. वर्मिन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसको शेड्यूल 5 में होना चाहिए. इसका मतलब अगर शेड्यूल 1 का कोई जीव है, उसको बहुत परेशान कर दिया उसने, जनता को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो उसको मारने के लिए उसको उस पर्टिकुलर एरिया के लिए शेड्यूल 5 में पहले लाना होगा, उसके बाद उसको वर्मिन घोषित किया जा सकता है. ठीक है, तो जैसे इस समय कॉमन क्रोज जो हैं, ये जो कौवे होते हैं कॉमनली हमको दिखते हैं, फ्रूट बैट जो होते हैं, जो चमगादड़ जिसको हम बोल देते हैं, इसके बाद जो रैट्स होते हैं, रैट और माइस, इनको वर्मिन की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि जनरली ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को. ठीक है, तो वर्मिन क्या है? स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स दैट कैरी डिसीजेस एंड डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड फूड. तो ऐसा भी कोई जीव अगर बहुत ज्यादा कोई बीमारी वगैरह फैला रहा है ना, उसको भी वर्मिन घोषित किया जा सकता है. ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है. अब आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 6 की बात करते हैं. शेड्यूल 6 में बेसिकली प्लांट स्पीसीज को रखा गया है. प्लांट स्पीसीज को रखा गया है वो प्लांट स्पीसीज जो बहुत ज्यादा खतरे में हैं, एंडेंजर्ड हैं, तो उनके कल्टीवेशन को या उनके ट्रेड को गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है. अगर आपको उन फसलों को बोना है तो भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए. ठीक है, तो इसलिए ऐसी प्लांट स्पीसीज जो शेड्यूल 6 का पार्ट है उनके लिए भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेशन इन द कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट एंड रिस्ट्रिक्ट्स इट्स पोजीशन, सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन. इसको रखना भी,
इसको ट्रांसपोर्ट करना या इसकी बिक्री करना, इन सब के लिए गवर्नमेंट की परमिशन आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड वैंडा, पिचर प्लांट, इन सबको सरकार ने शेड्यूल 6 में रखा हुआ था। ठीक है, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में जो 1 एंड 2 है इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को डाल रखा है और उनको बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। शेड्यूल 3, 4 में उससे कम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। शेड्यूल 5 में वर्मिंग एनिमल्स को डाल रखा है गवर्नमेंट ने, और शेड्यूल 6 में प्लांट स्पीसीज को डाल रखा है और उनके सेल को, ट्रांसपोर्टेशन को, इनके कल्टीवेशन को रेगुलेट करके रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसमें। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। 2017 का क्वेश्चन है, सीधे सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा गया है। क्या कह रहा है? इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टर्टाइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 की बात कर रहा है, ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इंप्लाई? हिंदी में बता देता हूं कि भारत में अगर कछुए की कोई प्रजाति है और उसको शेड्यूल 1 के अंतर्गत रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंतर्गत रखा गया है, तो इसमें से क्या होगा? नंबर ए कह रहा है इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, इसे उसी लेवल का प्रोटेक्शन मिलेगा, उसी लेवल की सुरक्षा मिलेगी जैसे टाइगर को मिलती है, जैसे बाघ को मिलती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड, a few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extinction। तो शेड्यूल 1 में ये होता है कि ये जो है इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, का मतलब ये स्पीसीज जो है ये अब जंगल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो क्या है, इसके बहुत ही कुछ ही मेंबर्स बचे हुए हैं जिनको मानव ने कैप्टिविटी में रखा हुआ है, जैसे किसी चिड़ियाघर में रखा हुआ है या किसी सेंचुरी के अंतर्गत एक मानव की देखरेख में ये बचे हुए हैं, अदरवाइज जंगल में नेचुरल तरीके से ये पाए ही नहीं जाते। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट इज एंडेमिक टू ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। फिर फोर्थ कह रहा है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्या सही हो सकता है? अभी हमने आपको शेड्यूल 1 पढ़ाया, थोड़ा सा पॉइंट अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद फिर मैं आंसर आपको इसका बताता हूं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में ही पाया जाता है। तो शेड्यूल 1 का मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया, शेड्यूल 1 में उन जानवरों को रखा गया है, उन एनिमल स्पीसीज को रखा गया है जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला है, जो इंडेंजर्ड है। तो आपको अब इसको समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि इसमें पहला ऑप्शन देखिए इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा क्या टाइगर इंडेंजर्ड है? डेफिनेटली टाइगर इज इंडेंजर्ड। तो अगर टाइगर इंडेंजर्ड है तो उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, इसका मतलब है कि इसको भी शेड्यूल 1 में रखा गया, क्योंकि ये कह रहा है कि टर्टवाइज को शेड्यूल 1 में रखा गया है और टाइगर भी शेड्यूल 1 में है। इसका मतलब इसमें सब बाकी गलत है, सिर्फ यही सही है, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था। इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इंप्लीकेशन? यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है कि अगर किसी प्लांट स्पीसीज को शेड्यूल 6 में रखा गया, अभी हमने आपको बताया, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 6 में रखा गया है, तो क्या होगा? अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, उस प्लांट के कल्टीवेशन के लिए एक लाइसेंस चाहिए होगा हमको। दूसरा कह रहा है सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ऐसे पौधे को किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी भी तरीके से उगाया नहीं जा सकता। इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट होता है। या फिर सच अ प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, ऐसा जो प्लांट है ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है, का मतलब है कि घुसपैठी प्रजाति है और ये हमारे पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदायक है। क्या सही लग रहा है आपको कि अगर किसी प्लांट स्पीसीज को शेड्यूल 6 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा यहां पर? अभी हमने आपको बताया कि इसके कल्टीवेशन के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, इसका मतलब ये ए नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, देखिए
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। यह स्टेटमेंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वाइल्ड लाइफ जो है इट इज सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो बिल्कुल सही है ये। इसके बाद क्या कह रहा है? व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। अगर कोई जानवर को प्रोटेक्टेड मान लिया गया है तो ऐसे एनिमल को चाहे वो किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर पाया जाए या प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर हो, दोनों ही जगहों पर समान तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर्टिकुलर रीजन को प्रोटेक्टेड रीजन नहीं बोला गया है, इसमें कहा गया कि पर्टिकुलर स्पेसीज को अगर कर दिया गया, तो अगर एक स्पेसीज है, सपोज करो टाइगर है, अब टाइगर किसी टाइगर रिजर्व में पाया जाए या किसी के खेत में मिल जाए, वो भाई प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड है ना, तो इसका मतलब है दूसरा वाला भी सही है। तीसरी चीज है एप्रीहेंशंस ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। हमने आपको बताया ना वर्मिन एनिमल वाला कॉन्सेप्ट कि भाई अगर कोई जानवर ऐसा है जो मनुष्य की संपत्ति का नुकसान बहुत ज्यादा कर रहा है या उसके लिए खतरा है, तो उसको वर्मिन घोषित करके उसको मारा जा सकता है। तो इसमें कहा गया है एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर एंड किलिंग। नहीं, सिर्फ एप्रीहेंशन ही नहीं, मात्र एप्रीहेंशन से ही नहीं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा इस चीज की पुष्टि करेगा कि क्या इस जानवर ने मानव संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे एप्रीहेंशन से ही करेगा। तो अगर मान लो कि कल को कोई भी एक बंदर ने आपके घर में कुछ नुकसान पहुंचा दिया, मान लो कि आपके घर में अंदर घुस आया, वो सीढ़ियों से जनरली होता है गांव वगैरह में आपने देखा होगा, सीढ़ियों से नीचे घुस आया, वो कुछ नुकसान पहुंचा दिया, कुछ खाना वाना लेके भाग गया, ऐसा कुछ कर दिया, किसी को काट वाट लिया है ना, तो आप कल को क्या करोगे? शूट कर दोगे इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मेयर एप्रीहेंशन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक वाइड कैटेगरी बनाई गई है, एक कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसका मतलब 1 और 2 सही है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। स्टेट पीसीएस में भी सिंपल 1 लाइनर वाले क्वेश्चन बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पूछे जाते हैं, इसलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी रिसेंट में 1-2 साल पहले ये अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए आपको लिए समझना जरूरी है। अब जो अभी हमने आपको 6 स्केड्यूल पढ़ाए ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेम टू सेम है, बट इसके स्केड्यूल्स में कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, क्योंकि स्केड्यूल में था ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि 1 और 2 है, फिर 3 और 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, अलग अलग है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको तोड़ के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और कहा कि भाई जो कन्वेंशन है ना, साइट्स वाला कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये जो कन्वेंशन है इसके जो रिकमेंडेशन थी उनको अपने इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो इसमें अब जो शेड्यूल थी, जो 6 शेड्यूल हमने आपको पढ़ाई, उनको घटा करके 4 कर दिया गया। अब देखो शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 1 में एनिमल स्पीसीज एंजॉयिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 वाली स्पीसीज को मिलता है। ये तो सेम है जैसे पहले था। शेड्यूल 2 में क्या है, एनिमल स्पीसीज सब्जेक्ट टू लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें भी सेम है कि शेड्यूल 1 में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, उसके नीचे शेड्यूल 2 में उससे कम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। इसके बाद शेड्यूल 3 में क्या है, प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज, जो वहां पर शेड्यूल 6 में रखी गई थी उनको उठा करके शेड्यूल 3 में रख दिया गया। इसके बाद फिर क्या है, शेड्यूल 4 है जिसमें हम साइट्स के रिकमेंडेशन की स्पीसीज को डाल दिए हैं। साइट्स का मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ जो आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, बेसिकली साइट्स क्या करता है ना, ये ट्रेडिंग पे प्रतिबंध लगाता है। जैसे बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे, रिपोर्ट्स में मिल जाते हैं कि कभी कभी ट्रक भर के कछुए पकड़े गए, उनकी स्मगलिंग हो रही थी। एक सांप होता है जिसको एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं पता है, जिसको बहुत सारे लोग माइथोलॉजिकली बोलते थे कि इसके 2 मुंह होते हैं, वो इंडेंजर्ड में है और बहुत तेजी से गायब हो गया है। उसका सेल और इस ट्रेड बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू है। मतलब सही ट्रेडर्स जो होते हैं इंटरनेशनल, जो इलीगल ट्रेड करते हैं, वो उसमें एक अप्रोक्सीमेटली लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में वो सांप बिकता है। ठीक है, तो इन सब की ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेडिंग को बंद करने के लिए साइट्स जो है ये बहुत प्रयासरत रहती है, और इसी के प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं, और अमेंडमेंट करके इसके लिए एक नया शेड्यूल ही बना दिया, शेड्यूल 4, जिसमें साइट्स की स्पेसिमेन स्पीसीज को रखा जाएगा, जो साइट्स रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि भाई ये स्पीसीज हैं, इनको आप इसमें रखो ताकि इनका इंटरनेशनल ट्रेड रोका जा सके। ठीक है, हालांकि एक
छूट इसमें गवर्नमेंट ने दी है कि एलिफेंट्स जो हैं इनके यूज को, क्योंकि साउथ इंडिया में, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में तो इतना ट्रेंड नहीं है, बट साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो एलिफेंट को बहुत ही एक, आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही पूजनीय जानवर की तरह भी लिया जाता है। बहुत सारे मंदिरों के अपने एलिफेंट्स होते हैं, कई सारे एलिफेंट्स होते हैं, सवारियां निकाली जाती हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर एलिफेंट से कुछ वर्क भी लिए जाते हैं उनको, जैसे अपने यहाँ ये हॉर्सेस वगैरह का इस्तेमाल, बैल वगैरह किया जाता है, उस तरह से हाथियों के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसकी वजह से एलिफेंट को परमिट दिया गया है कि हालांकि इनके परमिट के लिए भी प्रॉपर्ली परमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। अगर आप किसी एलिफेंट को ओन करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका भी आपके हाथी का भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पाल लोगे, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ठीक है। तो परमिट कर दिया है, एलिफेंट के यूज को परमिट कर दिया गया है, ठीक है, इस शेड्यूल में। आई होप यहां तक आपको ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जितनी सरल भाषा में समझा सकता था मैंने कोशिश करी है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत कौन कौन सी बॉडीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी बॉडीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने आपको शुरू में थोड़ी बॉडीज बताई थी, अब उन्हीं को थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से। जैसे बॉडीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये क्या है? एन एपेक्स बॉडी फॉर द रिव्यू ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर। वन्य जीवों से संबंधित जितने भी, वन्य जीवन से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं, इन सब को मॉनिटर करने के लिए जो एपेक्स बॉडी है, जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, आप कह सकते हैं जो संस्था है, वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। और ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ किसके अंतर्गत बनाई गई है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाई गई है। ये बात आप ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन हो चाहे पीसीएस एग्जामिनेशन हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं उनके, वो फटाक से उठा के पूछ लेते हैं वन लाइनर में, ठीक है। इसके बाद फिर इट गिव्स अप्रूवल्स टू प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। अगर किसी नेशनल पार्क या किसी सेंचुरी के आसपास कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें जो परमिट देगा उस प्रोजेक्ट को, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी देखा होगा कि एक मध्य प्रदेश की एक सेंचुरी है, उसके आसपास दो नदियों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट चला है, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई परमिशन दे सकता है ऐसे प्रोजेक्ट को, तो कौन देगा? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। इस वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाइल्ड बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री खुद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन होते हैं, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ MOEFCC इज वाइस चेयरमैन। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ये इसके चेयरमैन होते हैं, और इसका वाइस चेयरमैन कौन होता है? तो जो भी उस समय पर्यावरण मंत्रालय का मंत्री होगा वो इसका वाइस चेयरमैन होगा। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका जो मंत्री होगा वो इसका वाइस चेयरमैन होता है, किसका? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। इसी के तर्ज पर, इसी सेम लेवल पे स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी बनाया जाता है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो आपका उस स्टेट या यूटी का चीफ मिनिस्टर होता है। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर है नेशनल में, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। थोड़ी सी बात है, इसको ही आपको याद रखना है इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं और कौन कौन सी बॉडीज इसके अंतर्गत हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है ये भी वर्क करती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, है ना। सॉरी। तो जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये 10 मेंबर्स की बॉडी होती है। 10 मेंबर्स में इसका जो चेयरपर्सन होता है वो भी इंक्लूडेड होता है। तो एक चेयरपर्सन प्लस 9 मेंबर्स होते हैं किसके? सेंट्रल जू अथॉरिटी के। और ये क्या करती है? प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू जूज। जो चिड़ियाघर होते हैं इनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनकी मॉनिटरिंग भी करती है। मॉनिटरिंग के अलावा अगर कोई गाइडलाइन देनी है कि चिड़ियाघर में जानवरों को किस तरह से रखना है, एक जानवर के लिए मिनिमम कितना बाई कितने का केज होना चाहिए जिसमें उसको रख सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी जो रेगुलेशंस हैं ये सेंट्रल जू अथॉरिटी पास करती है, पारित करती है, ठीक है। ये एक 10 मेंबर्स की बॉडी होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। NTCA बहुत इंपॉर्टेंट है, NTCA के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो NTCA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005। NTCA का जो निर्माण किया गया ये 2005 में किया गया। द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ NTCA। अब यहां ध्यान रखना आप, यहां पर जो MOEFCC का जो मिनिस्टर है, NTCA का चेयरमैन वही होता है, ठीक है।
इसके बाद फिर स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर इज द वाइस चेयरपर्सन। इसके बाद फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए डिक्लेयर्स एन एरिया एज टाइगर रिजर्व। यानी अगर केंद्र सरकार को किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो वो एनटीसीए की रिकमेंडेशन पे ही करती है, बिकॉज एनटीसीए इज द सोल बॉडी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व की मेंटेनेंस भी देखती है, उसमें उसकी गाइडलाइंस भी जारी करती है, सेंसस भी कराती है। ठीक है, ये सारे काम जो होते हैं ये एनटीसीए करता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी आता है। किसके अंतर्गत आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी गत ही वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या फिर जो अनप्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं वहां पर इलीगल जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है उसको रोका जा सके। जैसे कि बहुत सारे क्राइम्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे असम के काजीरंगा में कुछ समय पहले गैंडों को उनकी सींगों के लिए बहुत ज्यादा मारा जाता था। ठीक है, टाइगर्स को उनके नेल्स के लिए, उनकी खाल के लिए मारा जाता था। इस तरह से इलीगल जो चीजें हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है। और ये अपनी पावर्स कहां से लेता है? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से अपनी पावर्स लेता है। इसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स अंडर डब्ल्यूपीए की अगर बात करें तो जैसे बहुत ही दो फेमस प्रोजेक्ट्स थे। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो मैं बस अभी आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसका एक ओवरऑल हमने आपको पूरा का पूरा नॉलेज देने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहां तक की सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जो कल होगी। तो उस क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो सीरीज है इसमें डेली आपको 10 से 11 बजे के बीच में मैं आपको मिलूंगा क्लास में। और ये सीरीज का उद्देश्य है कि पूरा का पूरा आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में वो कवर कराए जाएं, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो चाहे वो स्टेट पीसीएस के लिए हो। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।